हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश संश्लेषण की अगली कड़ी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण में लाइट रिएक्शन में निम्नलिखित क्रियाएं घटनाएं संपन्न होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है प्रकाश अवशोषण व क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना। प्रकाश अवशोषण व क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसके निश्चित फोटोन की ऊर्जा क्लोरोफिल अणु द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कुछ समय के लिए क्लोरोफिल अणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। दूसरी नेक्स्ट है जल का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निकास। यानी ऊपर पहली वाली रिएक्शन में जो क्लोरोफिल अणु उत्तेजित हुआ है तो उसी से आगे बढ़ रहे हैं हम आगे। यानी क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की गई, क्लोरोफिल अणु उत्तेजित हो चुका है, अब उसमें जो उत्तेजित अणु हुआ है उसके द्वारा ऊर्जा अवशोषित की गई है। तो क्लोरोफिल द्वारा उत्तेजित की गई यानी अवशोषित की गई प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के फोटोलाइसिस में होता है। यानी कि जैसे ही क्लोरोफिल अणु ऊर्जा को अवशोषित करेगा, जल का प्रकाशिक अपघटन हो जाएगा और इसके प्रकाशिक अपघटन में यानी जल के प्रकाशिक अपघटन में ऑक्सीजन का वियोजन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन निकल जाएगी और बची हुई जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और जो ऑक्सीजन वियोजित हुई है वो श्वसन क्रिया में प्रयुक्त की जाती है। यानी कि जो क्लोरोफिल अणु के द्वारा जो वियोजित ऑक्सीजन है वो दो पदों में चली जाती है। एक पद में तो ऑक्सीजन का वियोजन होने से वो श्वसन क्रिया में काम में ली जाती है और दूसरे पद में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यहाँ पर हम बता दें कि ऑक्सीजन के एक अणु यानी ऑक्सीजन के एक अणु के निकलने के लिए पानी के दो अणुओं का जलीय प्रकाश के जल अपघटन होता है। यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि 2 मोल्स ऑक्सीजन का एक अणु निकालने के लिए जल के 2 मोल्स की आवश्यकता होती है। तीसरी रिएक्शन NADPH का निर्माण। जल के प्रकाशिक अपघटन में मुक्त होने वाली हाइड्रोजन NADP यानी हाइड्रोजन ग्राही द्वारा हाइड्रोजन ग्राही को अपचित कर NADPH2 का निर्माण करती है। यानी कि तीसरे पद में NADPH2 का निर्माण होगा। जो फोटोलाइसिस में यानी प्रकाशीय जल अपघटन में हाइड्रोजन निकली है वो हाइड्रोजन ग्राही NADP के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिसके द्वारा NADPH2 का निर्माण होता है। चौथा है प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। यानी प्रकाश ऊर्जा द्वारा उत्तेजित क्लोरोफिल से मुक्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग ATP संश्लेषण में होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ATP निर्माण यानी प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण होना प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहला जाता है। तो इसी को प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा क्लोरोफिल से ऊर्जा मुक्त हुई है उस ऊर्जा का उपयोग ATP संश्लेषण में हो जाता है और ATP संश्लेषण का बनना ही प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहलाता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में ATP का फॉर्मेशन प्रकाशिक फास्फोरिलेशन कहलाता है। इसके बाद एक पद आता है इमर्जन प्रभाव। इमर्जन एक वैज्ञानिक था, तो इमर्जन और उसके सहयोगियों ने प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन किया। यानी कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश संश्लेषण का माप करा और पता लगाया कि स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र में जहां वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य 680 म्यू माइक्रोन से अधिक होती है, 680 म्यू माइक्रोन से अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है। इसे रेड ड्रॉप लाल पतन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि 680 म्यू माइक्रोन से अधिक वेवलेंथ वाले प्रकाश के साथ 680 म्यू माइक्रोन से कम वेवलेंथ वाले
प्रकाश देने पर फोटो संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाती है और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में निकलने लगती है। इस प्रकार इससे सिद्ध होता है कि दो अलग अलग मिश्रित तरंगदैर्घ्य यानी 680 म्यू माइक्रोन से अधिक व 680 म्यू माइक्रोन से कम वाले होने वाले प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों प्रकार के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश में होने वाली अलग अलग प्रकाश संश्लेषण के योग से अधिक होती है। इसी घटना को इमर्जन वृद्धिकरण प्रभाव इमर्जन एनहांसमेंट प्रभाव कहते हैं। यानी कि इमर्जन ने यही बताया, आपको शॉर्ट में बता दें कि अगर 680 माइक्रोम्यू की तरंगदैर्घ्य दी जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इसी को रेड ड्रॉप कहते हैं। इसके बाद उन्होंने आगे देखा कि दो अलग अलग तरंगदैर्घ्य यानी 680 वाली दें और 680 से कम वाली दें, दोनों एक साथ दें एक के बाद एक, तो देखा कि दोनों के योग से प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाती है और अगर दोनों कम और ज़्यादा के अलग अलग प्रकाश संश्लेषण की दर ज्ञापन करते हैं तो कम रहती है। तो इस वृद्धि का बढ़ना ही इमर्जन वृद्धिकरण प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार इमर्जन ने यह बताया कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वर्णकों के कम से कम 2 समूह पाए जाते हैं। यानी इमर्जन ने प्रकाश संश्लेषण को संपन्न होने के लिए पिगमेंट्स के 2 समूह बताए। एक वो समूह जो उच्च यानी बड़ी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं तथा दूसरे वह जो कम यानी छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इन वर्णक समूहों को प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय कहा जाता है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। और ये प्रकाश तंत्र क्या होते हैं? फोटोसिस्टम यानी थाइलोकोट्स में क्लोरोफिल व दूसरे वर्णकों के विन्यास को प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम कहा जाता है। प्रत्येक प्रकाश तंत्र में 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक रिएक्शन सेंटर जैसे ये है, प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक रिएक्शन सेंटर तथा इसको चारों ओर से घेरे हुए सहायक वर्णक, ये सब सहायक वर्णक हैं और ये रिएक्शन सेंटर है। ये सहायक वर्णक प्रकाशिक ऊर्जा अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को, यानी कि ये यहाँ से सब सहायक वर्णक हैं, ये ऊर्जा अवशोषित करके रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं और इन अणुओं को एंटीना मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये फोटोसिस्टम की क्रियाविधि होती है। यानी कि ये रिएक्शन सेंटर होता है, उसके चारों ओर सहायक वर्णक होते हैं। ये सहायक वर्णक फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करके रिएक्शन सेंटर को देते हैं, जिससे क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर उत्तेजित अवस्था में जाता है और अपना ग्राही अणु को इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा दे देते हैं। प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र सेकंड के बारे में अब हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।